हेलो एवरीवन, आई एम नीरज। तो हम बात करने वाले हैं अडानी और अडानी ग्रुप के बारे में। तो अडानी और हिंडनबर्ग में क्या चल रहा है, तो हम इसको जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो जो स्टोरी है वो हमारी स्टार्ट होती है अडानी इंटरप्राइजेज के एफपीओ से। तो जो अडानी इंटरप्राइजेज का एफपीओ है वो 27 जैन को आने वाला होता है। ठीक उससे पहले 24 जैन को यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने स्टॉक मैनिपुलेशन, टैक्स एविजन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अडानी पे। अब ये हिंडनबर्ग क्या है, हम इसकी बात कर लेते हैं। हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। ये फर्म प्राइमरली शॉर्ट सेलिंग पे फोकस करती है। यही हमारे हिंडनबर्ग, इनका जो मेन कंसर्न है जिसपे ये पूरा एलिगेशन डिपेंड करता है वो है राउंड ट्रिपिंग। अब ये राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? राउंड ट्रिपिंग टैक्स एविजन का एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री से ब्लैक मनी ट्रांसफर होता है दूसरी कंट्री में, फिर वही सेम ब्लैक मनी वापिस आता है सेम कंट्री में किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू। ये एक प्रोसेस है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का। अगर हम इस राउंड ट्रिपिंग के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें बहुत ही डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से अडानी ग्रुप में राउंड ट्रिपिंग चल रही है। ये जो विनोद अडानी है, ये गौतम अडानी के बड़े भाई हैं। ये डायरेक्टर हैं ऑफशोर एंटिटी के। अब जो पैसा है अडानी की कंपनी में, ये कैसे मैनिपुलेशंस चल रहा है या राउंड ट्रिपिंग चल रही है, वो सोर्स होता है यहाँ से स्टार्ट, विनोद अडानी से। और जो विनोद अडानी है, इनके पास से जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है हमारा अडानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज में। ठीक है, इसके बाद जो ये पैसा है हमारा, उसके बाद ट्रांसफर होता है सीधे हमारा ये मॉरिशियस फंड में। ठीक है, ये मॉरिशियस फंड में पैसा हमारा ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो पैसा है ये हमारा ट्रांसफर होता है अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज में, उनमें इन्वेस्ट ट्रेड होता है। उसके बाद फिर ये पैसा वापिस हमारा अडानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज में जाता है। तो फिर ये सेम प्रोसेस चलता है। तो इसलिए हम इसे राउंड ट्रिपिंग स्ट्रक्चर कह रहे हैं, क्योंकि पैसा बार बार सेम उसी लूप में ही ट्रांसफर हो रहा है। सब कुछ ठीक है, बट अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है, ये जो कुछ मॉरिशस फंड है राइट, इनकी 98 to 99% एलोकेशन सिर्फ अडानी ग्रुप में ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट फंड या फर्म बहुत ही डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेकेंड थिंग, ये जो मॉरिशस फंड है इनका ओनर कौन है या इनकी ओनरशिप किसके पास है, ये किसी को भी पता ही नहीं है। अब इसमें ही हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि सेबी का रूल है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में मिनिमम 25% स्टेक पब्लिक का होना चाहिए, जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी किसी भी स्टॉक्स के लिए उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतना ही स्टॉक मैनिपुलेशन कम होगा। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन होता कैसे है। जनरली किसी भी चीज का प्राइस फ्लक्चुएशन डिपेंड करता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई चेन पे, और यही सेम चीज हमारे स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होती है। तो हम डिमांड और सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशंस किस तरह से होता है मार्केट में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा डिमांड का ग्राफ है। ठीक है, और ये जो है हमारा एक प्राइस का ग्राफ है। ठीक है, ओके, ये हो गया डिमांड। ठीक है, सप्लाई, डिमांड, प्राइस। अब प्राइस में फ्लक्चुएशंस कब होता है? मैंने कहा ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ठीक है, तो अगर ये जो हमारा सप्लाई है, मान लेते हैं हम ये 50, ये जो बायर्स हैं, डिमांड है राइट, ये 100 है ना। ठीक है, मतलब ये 100 लोग हैं जो 100 प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए रेडी हैं। अब हम सिर्फ 100 ही प्रोडक्ट जनरेट या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है कि सप्लाई और डिमांड हमारी बराबर है ना। अब हम यही डिमांड बढ़ा के 200 कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्राइस है ये फॉल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि राइट, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ये जो सप्लाई और प्राइस है इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस फॉल होगा। ठीक है, अब अगर हम इसमें ही सेम जैसा मैंने बोला, अगर इसी में सप्लाई हम कम कर देते हैं, 50 प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बट बायर्स तो हमारे पास 100 है ना। डिमांड में हमने कोई चीज़ नहीं करा, बट फिर भी डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, सप्लाई कम कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी वजह से प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आएगा। ठीक है, अब हमने सप्लाई कम कर दी तो प्राइस में क्या होगा, मैंने बताया इनवर्स रिलेशनशिप है इनमें, प्राइस और सप्लाई में। तो क्या होगा, अब जो प्राइस है वो राइज करेगा, है ना। ठीक है,
तो इस तरह से जब भी हम सप्लाई कंट्रोल करते हैं तो उससे प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, तो उससे प्राइस में फ्लक्चुएशंस आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम डिमांड की। ठीक है, जैसे कोई भी इकोनॉमिक इवेंट होता है जिसकी वजह से हमारी डिमांड डिस्टर्ब होती है या डिमांड बढ़ जाती है है ना। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ था, मास्क की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो हमारे पास सिर्फ 100 ही थी, बट डिमांड 150 थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ा, है ना। डिमांड और प्राइस ये एक साथ बढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ा, डिमांड में राइज हुआ तो प्राइस में भी राइज होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ही मार्केट में मैनिपुलेशंस होते हैं। अगर किसी तरह से हम डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं तो वो प्राइस में फ्लक्चुएट होता है, और यही सेम चीज हमारे स्टॉक मार्केट में काम करती है। अब हम बात करते हैं कि अडानी ने इन सारे एलिगेशंस का किस तरह से रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो जो हमने ये एलिगेशंस कवर करा है, अडानी ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा है कि विनोद अडानी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। एज ए पब्लिक कंपनी कौन हमारा शेयर बाय और सेल कर रहा है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से इन्होंने इसका रिप्लाई करा है। हिंडनबर्ग के इन सारे एलिगेशंस के बाद अडानी अपने 3rd पोजीशन से 15 पोजीशंस पे आ गए हैं। सिर्फ एक ही वीक में अडानी वर्ल्ड की 10th रिचेस्ट पोजीशंस भी होल्ड नहीं करते हैं। फिर ये सब होने के बाद क्रेडिट स्विस की तरफ से एक सरप्राइजिंग न्यूज बाहर आती है। इन्होंने अडानी के बॉन्ड्स के एक्सेप्टेंस को रोक दिया है। वो इन बॉन्ड को एज ए कोलेटरल एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। इस रिपोर्ट के तुरंत बाद जो अडानी में गिरावट हुई है वो तो हम सब जानते ही हैं। फिर जैसे ही मार्केट में सेंटीमेंट बिगड़ते जा रहे थे, इन सेंटीमेंट्स के बिगड़ने के बाद फाइनली अडानी ने अपना एफपीओ वापस ले लिया है या कॉल ऑफ कर लिया है। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय गाइस।